to Rising Suns Academy. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 1 मई 2021 और हम देखेंगे 1 मई का करंट अफेयर। दोस्तों, हम करंट अफेयर के सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे 1 मई का, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल आपसे प्रश्न पूछा था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान करने वाला सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने की योजना किस राष्ट्र की है? ऑप्शन ए था यूके, ऑप्शन बी था जर्मनी, ऑप्शन सी था ब्रिटेन और ऑप्शन डी था चीन। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान करने वाला सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहा है। राइट आंसर था ऑप्शन ए यूके। ठीक है, आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाते हैं? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 20 मई और ऑप्शन डी है 29 अप्रैल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मई, यानी कि आज के दिन। आज के दिन हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और 1 मई को मनाते हैं। 1886 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1886 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और तब से आज तक हर वर्ष इसको हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मजदूरों के जो अधिकार हैं उनको बताने के लिए, मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और मजदूर के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूरों के सम्मान में 1 मई को। ठीक है, राइट आंसर था ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, आयुष्मान भारत दिवस भारत में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 20 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 अप्रैल और ऑप्शन डी हो जाएगा 12 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मनाया गया है भारत में आयुष्मान भारत दिवस। क्यों मनाया गया? अच्छा, आपने योजना पढ़ी होगी, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? हेल्थ के से संबंधित, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होता है कि भारत के हर परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी कब? 14 अप्रैल 2018 में। कब हुई थी? 14 अप्रैल 2018 को। और इसके बाद आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था 30 अप्रैल 2018 में पहली बार। तो तब से आज तक हर वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल को। कहाँ से हुई थी? छत्तीसगढ़ का एक बीजापुर नाम का जिला है, वहाँ से इस योजना को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो 30 अप्रैल को मनाते हैं आयुष्मान भारत योजना। इस वर्ष की थीम लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 2021 की थीम क्या है? सेवा भी और रोजगार भी। क्या है? सेवा भी और रोजगार भी। रोजगार भी, तो इनको सेवा भी करनी है लोगों की और रोजगार भी करना है, रोजगार भी देना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, हिंदी में के जो जाने माने गीतकार हैं उनका 78 वर्ष की उम्र में कोरोना के चलते निधन हो गया। ऑप्शन ए है डॉक्टर कुमार बेचैन, ऑप्शन बी है क्रांति कुमार, ऑप्शन सी है ममता कालिया, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर कुमार बेचैन। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर कुमार बेचैन और इनका भी 78 वर्ष की उम्र में कोरोना के चलते निधन हो गया है। अगर आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी हो तो कुमार विश्वास, आप सभी जानते हैं ना कुमार विश्वास को, कुमार विश्वास ने ट्वीट कर इनके लिए बेड की मदद मांगी थी। यानी कि जो दिल्ली है वहाँ पर बेड की कमी थी, अस्पताल भरे हुए हैं कोरोना के मरीजों से, तो इनको एक बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो हॉस्पिटल में एक बेड की रिक्वेस्ट की थी कुमार विश्वास के द्वारा, इनके लिए की गई थी। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए। डॉक्टर कुंवर बेचैन ये हिंदी के एक जाने माने गीतकार हैं। एक सब टीवी है, सब टीवी पर एक शो आता था, वाह क्या बात है, तो उस वाह कविता शो में ये बहुत एपिसोड में देखे गए हैं। तो ये टीवी से भी जुड़े रहे हैं, टीवी में भी कई कार्यक्रमों में देखे जा चुके हैं।
जाने माने गीतकार भी हैं और इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। 1977 में इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया जा चुका है, साहित्य सम्मान से ये सम्मानित हो चुके हैं 1977 में। इसके अलावा इन्हें वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से साहित्य भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये एक अच्छे गीतकार थे। इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी, जैसे कि झुलसो मत मोरपंख, दीवारों पर दस्तक, पत्थर की बांसुरी, भीतर साकर अंदर साकर बाहर साकर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एक पंक्ति है इनकी, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये बहुत ही कोमल भाषा का प्रयोग करते थे, कोमल शब्दों का प्रयोग करना इनकी विशेषता थी। अच्छे गीतकार थे जो कि हमारे बीच से जा चुके हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया जो कि अपोलो 11 मिशन के क्रू सदस्य रहे थे? यहाँ पर अपोलो 11 है, 1 नहीं है, अपोलो 11 इसके क्रू सदस्य थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए है माइकल कोलिंग्स, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर क्रिक, ऑप्शन डी है रॉबर्टो वाड्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल कोलिंग्स। माइकल कोलिंग्स या मिचेल कोलिंग्स, आप इमेज में देख सकते हैं, ये अपोलो 11 के क्रू मेंबर थे, यानी कि क्रू सदस्य थे। अपोलो 11 क्या है? अपोलो 11 वो अंतरिक्ष यान है, वो स्पेस क्राफ्ट है जो कि चंद्रमा की सतह पर गया था। और आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद रखते हैं, जानते हैं ना सभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब पढ़ते हैं कि चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला मानव कौन था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उन्हीं की टीम के सदस्य थे। ये उसी स्पेस क्राफ्ट के पायलट थे, यानी कि जो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट गया था चंद्रमा की सतह पर, उसके ये पायलट थे। कौन थे? माइकल कोलिंग्स। और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही गए थे, पर ये पायलट थे, तो इन्होंने कदम नहीं रखा था, कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और उनके साथ एडविन बज ने चंद्रमा की सतह पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये अमेरिका के एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी है 75,000 और ऑप्शन डी हो जाएगा 80,000। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख। 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीद की मंजूरी दे दी है पीएम केयर फंड के तहत। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये मंजूरी दी गई है पीएम केयर फंड्स के तहत। अब 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। सभी जानते हैं भारत में कोरोना के केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और जो कोरोना के मरीज़ हैं वो ऑक्सीजन की कमी से ही मर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु अधिकांशतः ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। तो उसी के लिए, उसी की राहत के तहत ये कदम उठाया गया है, पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। और ये खरीदे किसके तहत जाएंगे? पीएम केयर्स फंड के तहत। पीएम केयर्स फंड क्या होता है? प्रधानमंत्री राहत कोष। ये आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया जाता है, आपातकालीन स्थितियों के तहत इसका उपयोग किया जाता है और इस फंड में कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती, यानी कि सरकार की तरह से कोई बजट निर्धारित नहीं किया जाता है। ये फंड जनता के द्वारा बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अपनी स्वेच्छा से सहायता राशि प्रदान कर सकता है। तो इसमें डोनेट कर सकते हैं भारत के आम नागरिक या फिर अन्य संगठन, विदेशों के नागरिक भी। तो कोई भी इस फंड में सहायता राशि प्रदान कर सकता है और लोगों की सहायता से, लोगों की राहत के लिए, नागरिकों की सहायता के लिए, आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए ये फंड बनता है। तो इसी फंड के तहत अब 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। अच्छा, कोविड-19 के लिए पीएम केयर फंड कब बनाया गया था, पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 के लिए 27 मार्च 2020 में पीएम केयर फंड बनाया गया था और उस फंड में जो राशि आई थी उसी के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं कोविड के लिए। इसके पहले बहुत सारे पीएसए भी खरीदे जा चुके हैं, 713 पीएसए और खरीदे थे और फिर 500 नए पीएसए खरीदे थे। पीएसए क्या है, जानते हो आप पीएसए है क्या? तो पीएसए भी ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित ही है और इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रेशर स्विंग एबॉर्शन। क्या हो जाएगा? प्रेशर स्विंग एबॉर्शन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो प्रेशर स्विंग
जो अबॉर्शन है प्लांट्स हैं, तो ये 713 इसी फंड के तहत खरीदे जा चुके हैं। फिर 500 और खरीदे जा चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 100 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना भी की जानी है भारत के हॉस्पिटल्स में। तो पीएम केयर्स फंड के तहत ये सारा कार्य किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया है पीएम केयर्स फंड क्या है और इसका उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, क्या जो ये पीएम केयर्स फंड होता है इसका कोई रखवाला भी तो होता होगा ना। तो इस पीएम केयर फंड की रखवाली करते हैं ट्रस्टीज। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा 3 ट्रस्टी हैं। पहला ट्रस्टी है भारत का रक्षा मंत्री, जो कि अभी कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है। इसके अलावा दूसरे ट्रस्टी हैं भारत के गृह मंत्री, जो कि अभी हैं अमित शाह। ठीक है। और तीसरे ट्रस्टी हैं भारत के वित्त मंत्री, जो कि हैं निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। यानी कि भारत का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये इनके 3 ट्रस्टीज होते हैं जिनकी रखवाली में फंड रहता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। आई थिंक आपको इस प्रश्न से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। ऑप्शन ए है वैशाली हेवासे, ऑप्शन बी है कमला त्यागी, ऑप्शन सी है डॉक्टर कृति के करण सुशीला रमन और ऑप्शन डी है सुशीला रमन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर कृति के करण। इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर कृति के करण और इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। और ये ऐसा अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला और पहली एशियाई महिला बन गई हैं, डॉक्टर कृति के करण। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ यानी कि CWFS सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की ये मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कृति के करण। और 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इनको दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये अवार्ड वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन ये अवार्ड प्रदान करती है। ठीक है। इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर कृति के करण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है एजुकार्ट, ऑप्शन बी है अनअकैडमी, ऑप्शन सी है टॉपर और ऑप्शन डी है बायजूस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायजूस। बायजूस को टाइम पत्रिका की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है। सभी जानते हैं बायजूस एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो तेजी से उभर रहा है और टाइम पत्रिका में भी इसको अभी स्थान मिल गया है, सूचीबद्ध किया गया है। और टाइम पत्रिका की जो डिस्क्राइबर की कैटेगरीज है, डिस्क्राइबर की कैटेगरी में इसको सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा एक और भारत का फर्म है जिसको शामिल किया गया है, वो है रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म। रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म, इसको भी स्थान मिला है 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में, लेकिन इसे इनोवेटर्स की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो रिलायंस जियो को इनोवेटर्स की सूची में और बायजूस को डिस्क्राइबर की सूची में स्थान मिला है। याद रखिए बायजूस क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है इटली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी भारत को एक ऑक्सीजन संयंत्र भेजने वाला है। 1 सप्ताह के भीतर ये ऑक्सीजन संयंत्र आ जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में इसमें ऑक्सीजन रहेगी और ऑक्सीजन की पूर्ति भारत में की जा सकेगी। कोरोना की जो दूसरी लहर भारत में फैली है, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भारत पर देखा जा रहा है और भारत में बहुत अधिक मरीजों की, कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मृत्यु हो जा रही है, तो उसमें कुछ राहत मिलेगी इसके द्वारा। तो ये कार्य जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा। ऑप्शन ए है जामनगर, ऑप्शन बी है पोरबंदर, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है नागपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जामनगर। रिलायंस फाउंडेशन जामनगर में 1000 बेड की सुविधा वाला एक कोविड देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें जो भी मरीज़
एडमिट होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखभाल दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी सारी, और ये कोविड से रिलेटेड होगा। कोविड के सारे मरीज इस केंद्र पर सुविधाएं ले सकेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? जामनगर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 पर भारत की रैंक क्या है? 54, 67, 36 या फिर 49? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 49। 49 भारत की रैंक इस इंडेक्स में 49 है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स निकाला जाता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा, जिसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर हो जाएगा सिंगापुर में। तो चांडलर जो इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस है वो इस इंडेक्स को निकालती है, और इस इंडेक्स में 140 देशों को शामिल किया गया था। उसमें भारत की रैंक है 49 और भारत का जो स्कोर है उसमें है 0.516 और 0.848 स्कोर के साथ फिनलैंड फर्स्ट रैंक पर है। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? फिनलैंड की। और भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है 49। भारत की रैंक आपको याद रखना है 49। इंडिया की रैंक हो जाएगी, स्कोर कितना है? 0.516। ठीक है, तो 104 देशों का ये इंडेक्स था जिसमें भारत की रैंक है 49वीं। अच्छा, ये इंडेक्स बताता क्या है? आप इंडेक्स के नाम पढ़ के समझ सकते हो कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है, यानी कि ये सरकारी जो कामकाज होता है, सरकारी क्षमताएं होती हैं और उनके परिणाम होते हैं, उनके मामलों की जांच करता है, उनके बारे में बताता है। तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सरकारी कामकाज, सरकारी जो नीतियां हैं, प्रणालियां हैं, उनके बारे में ये चर्चा करता है। चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निकाला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 49th रैंक है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद कल का प्रश्न देख लेते हैं, आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंकों के CEO और MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 22 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, जरूर से आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करें। मैं आपसे कहूँगी कि आंसर जरूर किया करें आप, क्योंकि आप जो भी लिखते हो आपको वो याद हो जाता है, आप कभी भूलते नहीं हो, और आपको वो प्रश्न, कम से कम जो प्रश्न का आप आंसर करते हो वो कभी गलत नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर करने की कोशिश करें, प्रयास करें। जो भी डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, उनसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा।